तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट है विटामिन्स और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। तो देखो बच्चों, विटामिन्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर आवर बॉडी to perform biological function for normal maintenance of optimum growth and health। बात समझ गए ना कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में जो एक ऑप्टिमम ग्रोथ है, एक ऑप्टिमम हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, उनको बोला गया है क्या, विटामिन्स। विटामिन्स एक प्रकार के कोएंजाइम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, एक प्रकार से कैटेलाइज्ड करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स बोला गया है क्या, विटामिन। समझ गए ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर आवर बॉडी, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जरूरी होते हैं टू परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ। बात समझ गए ना कि ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए, हमारी हेल्थ सही बनी रहे, तो इन सबको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए जो विटामिन्स हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, जो टोटल विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमें ज़रूरी होते हैं, उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये वो हैं जो बॉडी में वाटर सॉल्युबल है, मीन्स स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी, और इसलिए इनका हमें पर डे डाइट के थ्रू लेना जरूरी होता है। इनमें से एक तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें बहुत सारे बी विटामिन बी आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B6, B12 इस तरह से। और एक है विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, मीन्स बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते। ओके, इसीलिए हमें डाइट के थ्रू पर डे इनको लेना जरूरी होता है। और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये वो विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में फैट या फैटी टिश्यू में स्टोर रहते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि इन्हें हम पर डे लें। आवश्यकता से अधिक अगर बॉडी में आ गए तो ये स्टोर हो जाते हैं और ज़रूरत के अनुसार हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। और ये है विटामिन के, ई, डी और ई। कीड़ा ऐसे याद रखो, कैसे याद रखोगे, कीड़ा मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन की 4 है और 2 हैं ये वाटर सॉल्युबल। तो एक तो यही ऑब्जेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन बताएं, इनमें से ठीक है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो ये अच्छे से याद रखने हैं। ये कुल मिला के 6 हैं, विटामिन बी एंड सी जो कि वाटर सॉल्युबल है, और के, ई, डी, ए ये है फैट सॉल्युबल। अब हम आ जाते हैं कि इन विटामिन के नेम क्या है, इनके इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, और इनसे कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो सकती है, कौन सा फंक्शन डेफिशिएंट हो सकता है। तो देखो, पहला है विटामिन ए, जिसे बोला गया है रेटिनॉल, ठीक है, ये हमारी रेटिना में मेनली होता है, इसलिए नाम पड़ गया इसका रेटिनॉल। और इसके जो सोर्स हैं वो है फिश, मिल्क, बटर, इनमें होता है ये। और अगर डेफिशिएंसी होती है तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, रात में सही ढंग से ना दिखना। समझ गए ना। तो ये है विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिना में है। विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, ओके, मिल्क में होता है, बटर है, एग है, कॉड लीवर ऑयल इनमें होता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे जो डिसीज हो सकती है या हमारी बॉडी में जो फंक्शन गड़बड़ हो जाता है वो है रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो रिकेट्स एक इस तरह का डिसीज है। तीसरा है विटामिन ई टोकोफिरॉल, ये भी मिल्क में है, एग में है, नट्स में होता है ना। और इससे होता है डीजनरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर एंड एनीमिया, मतलब है कि रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो कम हो जाती है। और ये किसकी कमी से होता है, टोकोफिरॉल, जो कि मेनली मिल्क में होता है, एग में है, नट्स।
इसके अलावा एनीमिया भी हो सकता है। फिर है के फाइलोक्यूरोन, ये ग्रीन लीफ जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, उनमें होता है मेनली, ठीक है। इसका मतलब है हमें ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उन्हें लेना चाहिए, और इससे अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाती है। मतलब अगर ये डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, मीन्स कट लग जाए बॉडी में तो ब्लड जल्दी नहीं जमता। तो ये है विटामिन के। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड्स, ओके, ये साइट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, मतलब जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें होता है ये। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी, दांतों में मसूड़े ढीले हो जाते हैं, दांतों में प्रॉब्लम आती है। फिर है विटामिन B1 थियानिन, थियामिन जो कि सोयाबीन्स में है, इसके अलावा मिल्क में है, और इसकी कमी से होता है बेरी, ठीक है, इस तरह का एक डिसीज होती है। B2 राइबोफ्लाविन, ये भी मिल्क और ग्रेन्स में होता है। क्रैकिंग ऑफ लिप्स एजिस, जो कि होंठ है सूखने लगना, फटना, या जहाँ भी हमारी जोड़ हैं, स्किन के एजिस हैं, वो फटने लगते हैं इस तरह। फिर है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है, और ये होता है मीट में, फिश में, कर्ड में, मिल्क, ओके। और परनीसियस एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में और एनीमिया होता है। इसके अलावा है एक B3 नियासिन, देखिए मशरूम में मेनली मिलता है, और इससे होता है पेलाग्रा। तो ये कुल मिला के जो है विटामिन, उनके नेम है, साइंटिफिक नेम, और उनसे क्या डेफिशिएंसी है। तो अगर आप देखें तो लगभग 80% विटामिन ऐसे हैं जो मिल्क, बटर और एग में ही दिख रहे हैं। देखो फर्स्ट में भी मिल्क आया है, बटर, सेकेंड में भी मिल्क और बटर आ रहा है, थर्ड में भी मिल्क, बटर, एग आ रहा है। विटामिन B1 में भी मिल्क आ रहा है, B2 में भी मिल्क आ रहा है ना। विटामिन B12 में भी मिल्क आ रहा है। तो अगर मिल्क सही ढंग से लिया जाए रेगुलर, मैं समझता हूँ कि किसी विटामिन की हमें कमी नहीं, ओके। तो ये तो था कुल मिला के विटामिन के बारे में, इतना अच्छे से याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जो सेल्स होती हैं बॉडी में, उनके न्यूक्लियस में मिलता है, और एक एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए नाम है इसमें एसिड लगा हुआ है। और इसका एसिडिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मॉइटी, मतलब DNA हो या RNA, उनमें फॉस्फोरिक एसिड का एक यूनिट होता है, और उसमें एक OH फ्री रहता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने के बाद भी। तो वो कंपाउंड जो है एसिडिक नेचर का है और न्यूक्लियस में मिलता है, उसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड। और ये एक ऐसा केमिकल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। मतलब हमारे जो पैतृक गुण हेरिडिटी जो है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता है, और ये न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही होता है। तो यही लिखा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which play an essential role in transmission of heredity from one generation to another generation, and also biosynthesis of protein। ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एसिडिक नेचर के हैं, न्यूक्लियस में है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी है उनके ट्रांसमिशन में इम्पोर्टेंट रोल जो है फॉलो करते हैं, अदा करते हैं, जो बोला गया है न्यूक्लिक एसिड्स। ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मेनली, मतलब ये एक प्रकार के, अभी हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, तो इनकी मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। इनको 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे बोला गया DNA, और एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। समझिए ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखो बच्चों, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अगर हम उनके कंपोनेंट को देखें कि ये किससे बने, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज एंजाइम में हाइड्रोलाइज्ड किया जाए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। फिर अमोनिया की प्रेजेंस में फिर हाइड्रोलाइज्ड किया जाए तो एक बनता है फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल और एक न्यूक्लियोसाइड।
और जब न्यूक्लियोसाइड को हाइड्रोलाइज्ड किया जाए तो बनता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, जिसके आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो कुल मिला के अगर हम कंपोनेंट्स देखें न्यूक्लिक एसिड्स के, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, तो पहला कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड और इसी एसिड के कारण ही इसे एसिड बोला गया है। दूसरा कंपोनेंट है पेंटोज शुगर और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस, एक हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल होता है। तो कुल मिला के ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट। अब चाहे वो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए लिया जाए या आरएनए, यही कंपोनेंट्स होंगे। हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड का तो मैं फॉर्मूला बता दूं। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, तो ये होता है P डबल बॉन्ड O, ये है OH, ये है OH और ये है क्या, ये तो हो गई पहली यूनिट फॉस्फोरिक एसिड जो दोनों में होगा। अब आते हैं पेंटोज शुगर, जो कि 5 कार्बन से बनी हुई एक शुगर है ना। और कुल मिला के चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में 5 कार्बन वाली ही शुगर है। लेकिन जो डीएनए होता है वो उसमें होती है बीटा डी राइबोस, ये है राइबोस शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस तरह से ये एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, तो ये है। और ये एक देखा जाए तो फ्यूरानोस स्ट्रक्चर रख रहा है फ्रक्टोज जैसा। तो ये है पेंटोज शुगर जो कि राइबोज में होगी और इसमें 2 पोजीशन का ऑक्सीजन नहीं होता। इस तरह से ये है पहला कार्बन C1, C2, C3, C4, C5। तो सेकेंड कार्बन में जो है ऑक्सीजन नहीं होता, इसको बोलते हैं बीटा डी ऑक्सी राइबोज। डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, और ये होता है डीएनए में। डी ऑक्सी राइबोज शुगर जो है डीएनए में और राइबोज शुगर है आरएनए। ओके, अब हम आते हैं तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक है पिरिमिडीन्स बेस। पिरिमिडीन्स बेस 6 एटम से रिंग बनी होगी, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की रिंग है। पिरिडीन और पिरिमिडीन दोनों में डिफरेंस है कि पिरिडीन में 1 नाइट्रोजन होता है, पिरिमिडीन में, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है। और ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनमें से एक होता है यूरेसिल, देखो इसमें C डबल बॉन्ड O NH है ना, एक यूरिया जैसा ग्रुप दिख रहा है। तो 2 तरफ से देखो CONH, इतना तो आप अच्छे से याद कर लें। और एक तरफ 2 होते हैं CH, ये इसका कीटो फॉर्म है, तो ये इसका इनोल फॉर्म। दोनों यूरेसिल है, समझ गए ना। ये आरएनए का पिरिमिडीन बेस होता है। और 2 और हैं ये, एक है साइटोसिन और एक है थाइमीन। अब थाइमीन में और यूरेसिल में देखो आप, है ना, तो इसमें 2 OH मतलब यही है। केवल अगर हम देखें तो इसमें जो एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ गया है, और थाइमीन, मिथाइल थाइमीन याद कर लें कि थाइमीन और यूरेसिल में, थाइमीन में एक मिथाइल एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बाकी बिल्कुल स्ट्रक्चर यूरेसिल जैसा ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, और तीसरा इसी का जो है ना पिरिमिडीन बेस है वो है साइटोसिन। साइटोसिन में भी वह पिरिमिडीन रिंग है, लेकिन इसमें एक, और इसमें देखो आप यूरेसिल और साइटोसिन में एक OH हटा के NH2 लगा दिया गया है इस तरह से। बाकी एक OH तो इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब है साइटोसिन और यूरेसिल में 2 OH हैं और साइटोसिन में एक OH हटा के NH2 लगा दें। और थाइमीन में देखें तो यूरेसिल जैसा ही एक मिथाइल लगा दिया गया। तो थाइमीन मिथाइल याद रखना है, यूरेसिल में ये है, और साइटोसिन में है, ठीक है, साइड में अमीन, ऐसे याद है। साइटोसिन मतलब साइड में अमीन, 6 कार्बन की चेन। ओके, फिर हम आते हैं प्यूरिन्स बेस। प्यूरिन्स में जो है अगर आप देखोगे तो इनमें जो है 9 कार्बन की चेन, 6 ये और 3, है ना। ये है एक पिरिमिडीन यूनिट है, और एक और ये दूसरी में एक हेटेरोसाइक्लिक यूनिट है। तो इस तरह से ये इनमें से एक है एडिनिन, केवल एड अमाइन होता है, तो एमिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एक है ग्वानिन, जिसमें अमाइन के साथ साथ एक कीटो ग्रुप भी है। 3 एडिनिन, ग्वानिन, 9 ऐसे याद रखना है। मतलब है एडिनिन ग्वानिन 9 कार्बन वाली हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, मतलब 9 एटम्स वाली हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखते हैं।
ठीक है। और pyrimidine में आप pyridine जैसे याद रखना है, बस 2 नाइट्रोजन लगा दें। तो ये है प्यूरिन बेस और pyrimidine, ठीक है। साइड में एक चेन जोड़ दी है, समझ लो इसमें pyrimidine रिंग, तो बन गए हैं प्यूरिन। तो ये है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन का सिंबल है ए और ग्वानिन का सिंबल है जी, और इसमें UCT। जो डीएनए और आरएनए हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, तो प्यूरिन बेस तो दोनों में होते हैं, लेकिन अगर pyrimidine बेस की बात करें तो डीएनए में होता है कौन कौन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है, और आरएनए में होता है यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अभी हम आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। देखो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस का मिक्सचर, मतलब दो से मिलकर बने हैं न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। आरएनए की बात करें तो इनमें एडेनिन प्लस राइबोज होगा तो बनता है एडिनोसिन, ग्वाइनिन प्लस राइबोज तो होता है ग्वाइनोसिन, ठीक है। ये है साइटोसिन प्लस राइबोज है तो साइटिडीन, और यूरेसिल प्लस राइबोज मिला है तो यूरिडीन। तो ये होते हैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड। डीएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन और डीऑक्सीराइबोज तो एडिनोसिन, ठीक है। थाइमीन आ गया, डीऑक्सीराइबोज तो थाइमिडीन, ग्वाइनिन और डीऑक्सीराइबोज तो ग्वाइनोसिन, और सी में साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोज तो बनता है साइटिडीन। तो कुल मिला के डीएनए के ये होते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, और ये होते हैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखो, जो न्यूक्लियोसाइड है जब उनमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है यूनिट, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे एडिनोसिन है, मतलब न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा AMP। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 5 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, AMP, TMP, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ग्वाइनिन मोनोफॉस्फेट। इनमें से जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कौन से, AMP, TMP, CMP और GMP, ये तो होते हैं डीएनए में। और आरएनए की बात करें तो AMP, UMP, CMP और GMP ये होंगे इसमें उसमें आरएनए, समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम न्यूक्लियोसाइड के नेम याद रखेंगे तो न्यूक्लियोसाइड जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसमें हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो डीऑक्सी लगता जाएगा उनमें। जैसे यहाँ पर एडिनोसिन है ना, एक्चुअली सही नेम अगर हम देखें तो इसमें हम लगाएंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर डीएनए में चले जाए ऐसे डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन। तो इस तरह से अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो अगर आरएनए के लिखेंगे तब तो ये सही है, AMP, UMP, CMP, GMP। लेकिन हम यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे तो सब में डी और लगा देंगे यहाँ। मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे लें कि ये है हमारा RNA, तब तो इसमें आएंगे AMP, ठीक है, UMP, GMP और CMP, ये तो हो गए आरएनए में। और अगर आप डी में चले जाएंगे तो बस डी लगा दें, और DAMP, DTMP, ठीक है, DCMP और DGMP, ये होंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी, ठीक है, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इस तरह से। तो ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो समझ गए ना, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड से बने होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यूनिट बाइंड विद सुगर थ्रू 2-3-5 कार्बन ऑफ सुगर इन आरएनए एंड 3- और 5- इन डीएनए। अब आप देखोगे कि जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो आरएनए में जो फॉस्फोरिक यूनिट होगी, फॉस्फोरिक एसिड यूनिट जो होगी,
ठीक है, वो फिफ्थ कार्बन और सेकेंड कार्बन, मतलब जो शुगर होगी उसके फिफ्थ कार्बन और नीचे जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेकेंड कार्बन के थ्रू क्या होगी, फॉस्फोरस एसिड से या फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ी होगी। जबकि आरएनए में जाओगे तो ये जो है आपको ऊपर की तरफ फिफ्थ कार्बन में और नीचे की तरफ तीसरे कार्बन के थ्रू जो है शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी हुई। समझ गए ना? अभी हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो पता चलेगा। अब हम आते हैं इसके बाद, और ये बना है एक न्यूक्लियोटाइड। अगर आप इसमें इतना पार्ट देखें, फॉस्फोरिक एसिड को छोड़ दें, मतलब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, तब तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फोरिक एसिड और पूरा ले लेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे ये बना है, इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है वो शुगर के साथ ईस्टर लिंकेज से जुड़ता है, और जो बेस यूनिट है शुगर के साथ वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, क्योंकि ग्लूकोज का या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है या राइबोज है इसका OH, और जो ये नाइट्रोजिनस बेस है उसका H, इनसे H2 निकल गया है, तब ये डायरेक्ट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड ग्लूकोज मतलब ये यूनिट से, शुगर यूनिट से एस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजिनस बेस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या, ये है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा O और यहाँ होगा CH2, ठीक है। तो इस तरह से तो ये पूरा मॉलिक्यूल है क्या हमारा न्यूक्लियोटाइड। जैसे हम इसको बोल सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से ये है हमारा एक मॉलिक्यूल। तो इसमें ये वाली यूनिट तो यूरिडीन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं UMP, मतलब यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, राइबोज का न्यूक्लियोटाइड। अब हम आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखो बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होगा, जो आपकी शुगर यूनिट है, तो इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो जहां ऊपर की तरफ देखेंगे तो फिफ्थ कार्बन के थ्रू जुड़ जाएगी, और नीचे की तरफ जुड़ देखेंगे तो ये थर्ड कार्बन के थ्रू जुड़ती है। तो इस तरह से 5'3' कार्बन एटम ऑफ शुगर के थ्रू ये जुड़ा होगा। ये है DNA में, ठीक है। और अगर आप RNA में जाओगे तो 3 की जगह दूसरे कार्बन के थ्रू शुगर जुड़ी है। मतलब ये है शुगर, तो ये जो कार्बन है देखो यहाँ से चले हैं ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ का ये हटा भी दें, ठीक है, इस तरह से हम DNA में आ जाए तो ये हो गया 1 कार्बन, मतलब पहला कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या है, फिफ्थ। तो आप देख रहे हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल है अपने फिफ्थ कार्बन के थ्रू ऊपर की तरफ फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ रहा है, और नीचे के, ठीक है, नीचे साइड में चले जाए तो ये अपने थर्ड कार्बन के थ्रू किससे जुड़ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड से। और इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरह ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, और एक नीचे की तरफ सुक्रोज के साथ क्या बना रहा है, ईस्टर बॉन्ड। इसीलिए इसको बोला गया फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। आप देख रहे हैं कि ये है एक फॉस्फोरिक यूनिट जिसमें एक थर्ड कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, शुगर के साथ, और एक फिफ्थ कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बन रहा है दूसरे शुगर के साथ नीचे की तरफ। तो ये कहलाएगा फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। RNA में C2 के थ्रू जुड़ेगा, मतलब C3 की जगह C2 से जोड़ देंगे तो RNA में हो जाता है इस तरह से। और हम जानते हैं कि जो बेस है नाइट्रोजिनस बेस, वो और जो राइबोज शुगर है उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो एक अगर हम स्ट्रेट चेन में समझें तो हर एक शुगर से ये नाइट्रोजिनस बेस जुड़े हैं, और एक शुगर और दूसरी शुगर के बीच में फॉस्फोरिक एसिड आता है, और इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। समझ गए ना? तो इस तरह से होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अरेंजमेंट। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो DNA में अगर आप देखें तो
दो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, या कहें कि पॉलीमेरिक न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, और ये ट्विस्टेड अबाउट अ कॉमन एक्सिस बट, ठीक है, रन अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म अ राइट हैंडेड हेलिक्स। मतलब होता है कि एक का ऊपर की तरफ 5 तो नीचे की तरफ 3, है ना, तो दूसरी चेन का नीचे की तरफ 5 और ऊपर की तरफ 3 होगा। मतलब है कि मान लिया जाए कि ये 5th कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस जुड़ा है, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये इस तरह से 3rd कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा C3, तो ये हो गया C5, है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये है C3 वाला, तो यहाँ पर होगा C5। इस तरह से एक C-5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, तो एक, ठीक है, C3C5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है इस तरह से, और एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ ट्विस्टेड रहते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं। Both polynucleotide chain are joined together by specific base pairing through hydrogen bonding। अब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जिनमें से एडेनिन और थाइमीन, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एडेनिन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा होता है, और ग्वाइनोसिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह की बेस पेयरिंग चलती है पूरे डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। एक शुगर से लेके दूसरे शुगर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और जो इसका डायमीटर होता है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर हम देखें डीएनए का स्ट्रक्चर तो एक्चुअली वो ऐसे दिखेगा, 2 स्ट्रैंड इस तरह से, ठीक है, राइट हैंडेड जो है क्या बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं, और एक पूरे हेलिक्स में, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक के एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनमें से ये 4 आपको दिख रहे हैं, एक दोनों के जॉइंट में दिखेगा, तो इस तरह से 5, इसी तरह से ये 5, इस तरह से चलता जाता है न्यूक्लियोटाइड का। और पूरा एक हेलिक्स का अगर डिस्टेंस देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी, जबकि 2 शुगर के बीच का डिस्टेंस है 3.4। तो कुल मिला के 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस हो गया। इसका डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये बहुत ही स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है। एक चारगाफ रूल है जिसमें ये बोला गया कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, जितने ग्वाइनिन होंगे उतने साइटोसिन। मींस ह्यूमन बॉडी में AT और GC का जो रेशियो है 1.52 होता है, AT ज़्यादा होंगे, GC कम होंगे। तो इस तरह से ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड्स, उनकी बेस पेयरिंग। अब एक टर्म आता है जेनेटिक कोड। तो देखो बच्चों, हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस चलती है, और प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डीएनए की एक ऐसा पार्ट, ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी में वो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका एक ऐसा डीएनए पार्ट जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसे बोलते हैं जीन। तो जीन जो होते हैं वो पूरी अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कैसे डिटरमाइन करना है, मतलब एक प्रोटीन अगर बनती है तो उसमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस कैसे रखना है, इसको कोडेड करता है डीएनए अपने जीन के थ्रू। और ये कोडेशन जो है, या ये जो कोड बनता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड के एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस से बनता है, उसको बोला गया है जेनेटिक कोड। मतलब रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, मतलब डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड के 3 का ग्रुप है, एंड अमाइनो एसिड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। समझ गए ना कि कौन सा अमाइनो एसिड किस ट्रिपलेट से जुड़ेगा, उस अमाइनो एसिड के इस ट्रिपलेट ग्रुप का जो रिलेशन है वो है जेनेटिक कोड। दिस कोड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, और यही कोड ये डिसाइड करेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का, कि किस तरह से अमाइनो एसिड को किस सीक्वेंस में जुड़ना है। फॉर ईच अमाइनो एसिड हैविंग स्पेसिफिक कोडॉन विच इज डिटरमाइंड बाय 4 बेसिस। अब जितने भी अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं, तो इनको कोडॉन, मतलब इनको जो सीक्वेंस उसको अरेंज करने के लिए कोडॉन होते हैं, और ये 4 बेस से बने हैं। तो ऐसे में टोटल जो कोडॉन्स बनते हैं वो होंगे 64, 4 की पावर 3। इस तरह से एक फॉर्मूला है।
तो इस तरह से क्यों कहा 4 की पावर 3, क्योंकि कुल मिला के 4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए के। कौन कौन से? थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और 3 के, ठीक है, ट्रिपलेट से बनता है एक कोडॉन। तो कुल मिला के ऐसे 4 की पावर 3 से ये आ गया 64 कोडॉन्स बनेंगे, और ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए बनते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन के लिए 4 कोडॉन है, GGU, GGC, GGA, GGC। मतलब ये होता है कि ऐसा, सीधी सी बात है, ऐसा ये आरएनए, क्योंकि जब डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो पहले एक मैसेंजर आरएनए बनाता है, मींस अमीनो प्रोटीन सिंथेसिस की सारी इंफॉर्मेशन उस एमआरएनए में डाल देता है। एमआरएनए जो होता है ये आके राइबोसोम्स की सरफेस पे चिपक जाता है, और उसमें भी मतलब ये है राइबोसोम की सरफेस, और यहाँ पर 3 के इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के कोड जो है मैसेंजर आरएनए में लगे होते हैं, ठीक है। और इनका जो एंटी कोड है वो ट्रांसफर आरएनए में होता है, और इस तरह से जैसे मान लो ये है यहाँ पर G, यहाँ पर है G और यहाँ पर है C, तो G के सामने C और G आएगा। तो इस तरह का जहाँ पर मैसेंजर आने में ये वाला कोड मिलेगा, वहां पर ट्रांसफर आरएनए का ये वाला कोड जाके चिपक जाएगा, और यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड जुड़ा होगा वो प्रोटीन की सरफेस पे आ जाएगा, मतलब राइबोसोम की सरफेस पे आ जाएगा। और इस तरह से जो मैसेंजर आरएनए है उसमें इस तरह से एक कोड, ट्रिपलेट कोडॉन जो है बिल्कुल स्पेसिफिक लगा होता है, उसका एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए में होता है, और ट्रांसफर आरएनए में जुड़े होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो वो अमाइनो एसिड आके मैसेंजर आरएनए में जुड़ते जाते हैं, और कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ना है वो मैसेंजर आरएनए का कोडॉन डिसाइड कर देता है, और इस तरह से प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये था एंड के जेनेटिक कोड। बाकी बायोलॉजी में तो इसका और भी डिटेल मिलेगा। फिर आता है लास्ट है, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो बच्चों, जो डीएनए है उसमें जो बेस सीक्वेंस है वो पर्सन बाय पर्सन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। समझ गए ना, कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इन यूनिक फॉर पर्सन, एंड दिस सीक्वेंस यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लांट एनिमल्स इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इस सीक्वेंस का यूज करके हम किसी भी प्लांट का या एनिमल का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसी को बोला गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। दिस सीक्वेंस सेम फॉर एवरी सेल ऑफ प्लांट और एनिमल, एक ही प्लांट और एनिमल में ये सीक्वेंस फिक्स रहेगा, और हम इस सीक्वेंस को किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से इस सीक्वेंस का यूज बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे कि फिंगरप्रिंट्स का एक यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन में, इसीलिए इसको बोला गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब डीएनए सीक्वेंस, डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है उसका यूज करके हम प्लांट या एनिमल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसी को बोला गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फेथफुल मेथड है, ओके। इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के जो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स रखे होते हैं फॉरेंसिक लैब में, और कोई भी क्रिमिनल अगर पकड़ा जाता है तो उससे उनके मिला के उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उन फिंगरप्रिंट्स को, क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स और उसके जो मतलब एक रेफरेंस फिंगरप्रिंट्स रखे हैं उनमें मिलान किया जाता है। तो इस तरह से क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर पर्सन की पैटर्निटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब है कि मान लो एक पर्सन की डीएनए ले लिया जाए और उसके पेरेंट्स के डीएनए से मिलाया जाए, और इस तरह से उनकी पैटर्निटी बताई जा सकती है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में अगर कोई बॉडी मिलती है तो उसका डीएनए लेके और उसके पेरेंट्स से मिला के उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टू आइडेंटिफाई रिसाइल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो बायोलॉजिकल मतलब पुराने जो फॉसिल्स हैं उनसे डीएनए लेके और उनका पूरा एवोल्यूशन बताया जा सकता है एक पर्टिकुलर किसी स्पीसीज के साथ। तो इस तरह से फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। ये था कुल मिला के। इसके अलावा आप देखोगे कि डीएनए का यूज़ इसमें
है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है केमिस्ट्री में रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं दिया। इतना कुल मिला के हमें न्यूक्लिक एसिड्स में पढ़ना है। यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था हमारा कुल मिला के आज का मैटर। अब ये तो बायोलॉजिकल जो बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर है तो फिनिश हो गया। अब हम पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों, थैंक यू।